फिगर ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 11। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि फ्रांस में वुमेन की क्या सिचुएशन थी ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन, वुमेन की क्या पोजीशन रही, क्या उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और वुमेन्स की कंडीशन को बेटर करने के लिए क्या क्या चेंजेस सोसाइटी में लाए गए थे। इस लेक्चर में हमें पढ़ना है अबाउट द स्लेव्स। स्लेव्स मतलब गुलाम जो हुआ करते थे, दास हुआ करते थे। ठीक है, दास प्रथा के बारे में पढ़ना है हमें। क्या था दास प्रथा, क्यों आया था ये फ्रांस में, और रिवॉल्यूशन के टाइम पे और रिवॉल्यूशन के बाद इसमें क्या क्या चेंजेस आए थे। ठीक है, इस चीज के बारे में हमें पढ़ना है। देखो, इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा, कॉलोनी। कॉलोनी क्या होता है? आपको पता है इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, मीन्स वी वर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। हम ब्रिटिशर्स के कॉलोनी थे, मीन्स ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर कब्जा था। ब्रिटिशर्स का कब्जा था तो कहा जाता है कि इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। मीन्स अगर किसी पार्टिकुलर टेरिटरी, किसी पार्टिकुलर एरिया पे किसी अदर कंट्री का या किसी अदर रूलर का कब्जा हो जाए तो वो पार्ट जो है वो उसकी कॉलोनी बन जाती है। और कॉलोनी का यूज क्यों बेसिकली होता है? तो कॉलोनी का यूज मोस्ट ऑफ द टाइम, जो ज्यादातर सिचुएशंस में होता है, वो आपका ट्रेड करने के लिए होता है, व्यापार करने के लिए होता है। इंडिया में भी ब्रिटिशर्स व्यापार करने ही आए थे, ट्रेड करने ही आए थे और इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिए थे। तो ऐसा ही यूरोपियन कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज हैं, बेसिकली वो कॉलोनीज बनाना प्रेफर करती हैं। जो आपकी यूरोपियन कंट्री है फ्रांस, उसने भी बहुत सारी कॉलोनीज बनाई थी। उन सभी कॉलोनीज में एक स्पेशल नाम जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करना है वो था द कैरेबियन। द कैरेबियन कहाँ पे है? तो ये आपका जो अमेरिका है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, उसके लोअर पार्ट में, यूएसए के जस्ट बगल में है। ठीक है, तो द कैरेबियन है, द कैरेबियन आइलैंड है, आइलैंड का पार्ट है। ठीक है, तो मतलब अमेरिका जो है उसका आइलैंड है, कह सकते हो, इसके थर्ड साइड से हटा हुआ है, एग्जैक्टली उसमें अटैच्ड नहीं है, पूरी तरीके से सटा हुआ नहीं है। तो द कैरेबियन जो था वो यूरोप का कॉलोनी था। अब यूरोपियंस क्या करते थे? तो यूरोपियंस द कैरेबियन में अपना जो भी प्लांटेशन वगैरह है, खेती वगैरह है, वो करते थे। क्यों? क्योंकि जो कैरेबियन है वो बहुत रिच था किस चीजों में? तो वहां पे कॉफी, टी, टोबैको, इन सब का प्रोडक्शन, शुगर केन, बेसिकली ये चार फ्रूट जो भी क्रॉप्स थे ये बहुत अच्छा ग्रो होते थे। ठीक है, तो इनका ट्रेड कैरेबियन में यूरोपियंस करते थे। लेकिन दिक्कत क्या थी? जो कैरेबियन था वो एक हॉट एरिया है भी, अभी है, ठीक है, था नहीं। जो कैरेबियन है वो एक हॉट एरिया है, वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो जो यूरोपियंस थे वो कैरेबियन में जाके वहां पे लेबर नहीं करना चाहते थे, वहां पे काम नहीं करना चाहते थे। तो यूरोपियंस काम करने से मना कर दिए, ये काम नहीं करना चाहते थे। तो कैरेबियन में काम करने के लिए लेबर की शॉर्टेज होने लगी। अब लेबर की शॉर्टेज होने लगी, कोई काम करने वाला नहीं है तो प्रोडक्शन कम होगा, बिजनेस इन लोग का कम होगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने अपनी दूसरी जो कॉलोनी थी अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका के बारे में जानते हो? अफ्रीका सबसे फेमस क्यों है? वहां के निग्रोज जो होते हैं, निग्रोज को लेके, अभी निग्रोज जो वर्ड है ये यूज करना बैन हो गया है, एक तरीके से कह सकते हो ये बैन है, इसका यूज करना इलीगल है। निग्रोस की जगह अब क्या यूज होता है? अफ्रीकन अमेरिकन। ठीक है, उनको अफ्रीकन अमेरिकन बोला जाता है। एक चैप्टर है उसमें आप पढ़ोगे क्लास 10th में। ठीक है, निग्रोस को अफ्रीकन अमेरिकन बोला जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अफ्रीकन अमेरिकन की। ठीक है, जो ब्लैक कलर होते हैं, ब्लैक रेस होता है, जिनकी स्किन ब्लैक कलर की होती है, उन्हें बेसिकली अफ्रीकन अमेरिकन बोला जाता है। हुआ क्या? यूरोपियंस द कैरेबियन को कॉलोनी बनाए थे, वहां पे जो भी लेबरर्स हैं उनकी कमी हो गई थी। तो यूरोपियन की जो दूसरी कॉलोनी थी अफ्रीका, वहां से अब ये लोगों को लेके जाते थे। जिन लोगों को लेके जाते थे उन्हें एज इट इज नहीं, ऐसे आराम से नहीं लेके जाते थे, उन्हें स्लेव बना के ले जाते थे। स्लेव बना के मतलब गुलाम बना के ले जाते थे। केजीएफ मूवीज देखे होंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देखे ही होंगे। ठीक है, केजीएफ में भी कुछ इसी तरीके का सिचुएशन दिखाया गया है। वहां पे आप देखोगे कि स्लेव बना के, गुलाम बना के लोगों को ले जाया जाता है माइंस पे और वहां पे काम करवाया जाता है। तो ऐसा ही कुछ होता था। हालांकि वहां पे सिर्फ विद इन फ्यू पार्ट्स है, कुछ टेरिटरी के अंदर ही है, यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ले जाया जाता था। होता क्या था? देखो एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं। ये आपका हो गया यूरोप, यहाँ पे हो गया कैरेबियन और इधर आपका है अफ्रीका। ठीक है, यूरोपियंस को यहाँ पे ट्रेड करना है, व्यापार करना है, लेकिन कमी किसकी है? स्लेव की। ठीक है, लेबरर्स की कमी है। ठीक है, काम करने वालों की कमी है।
तो ये जो यूरोपियंस हैं ये यहाँ से स्लेव लेके जाते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन जो थे वो बहुत पुअर थे, बहुत गरीब थे, ठीक है, उनके पास कुछ पावर्स वगैरह नहीं थी, तो यहाँ से उन लोगों को लेके जाते थे। अब होता क्या था, यूरोपियंस काम करने से मना कर दिए, तो यहाँ पे जरूरत थी, यहाँ का दो इंपॉर्टेंट पोर्ट था, पोर्ट मतलब नदी के किनारे जो एरियाज होते हैं, कौन सा था, तो यहाँ पे देखो बॉर्डोक्स और नांटीज, क्या बॉर्डोक्स और नांटीज, स्पेलिंग याद कर लेना, ध्यान से देख लेना, बॉर्डोक्स और नांटीज, ये दो पोर्ट था, कहाँ का, यूरोप में, फ्रांस का, ठीक है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में दो पोर्ट था, बॉर्डोक्स और नांटीज। यहाँ से जो भी आपके बिजनेसमैन होते थे, मर्चेंट्स होते थे, वो इन दो पोर्ट से, और भी पोर्ट्स थे लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट माना जाता है, तो यहाँ से आते थे अमेरिका। कहाँ पे आते थे? अमेरिका में आते थे। और अमेरिका में आने के बाद अमेरिका के जो चीफ होते थे, चीफटेंस बोला जाता है उन्हें, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चीफटेंस, तो यहाँ से इस पोर्ट से आके अमेरिका में चीफटेंस से मिलते थे, चीफटेंस मतलब अमेरिका के चीफ से मिलते थे, और चीफटेंस से मिलके कुछ स्लेव्स को खरीदते थे, कुछ लोगों को खरीदते थे, ठीक है। देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, कुछ लोगों को खरीदते थे, खरीदने के बाद उन्हें बढ़िया से मीन्स उन कुछ लोगो वगैरह लगाया जाता रहा होगा, जैसे आपने देखा है केजीएफ में, सेम टू सेम उसी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो वहां से उन लोगों को फिर शिप में भरा जाता था, ठीक है, बढ़िया से एकदम पैकिंग करके उन्हें एकदम अंदर पैक कर दिया जाता था, और उसके बाद यहाँ से उन्हें लेके जाया जाता था कैरेबियन में, ठीक है। यहाँ के जो मर्चेंट्स थे वो अफ्रीका आते थे, चीफटेंस से मिलते थे, स्लेव खरीदते थे, और फिर इन्हें लेके जाते थे कैरेबियन में। कैरेबियन में जाके जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, जो इनके फील्ड्स पे काम करते थे, ठीक है, बड़ी बड़ी फील्ड्स थी जिसपे लोग काम करवाते थे, प्लांटेशन ओनर्स कह सकते हो सीधे, जो काम करवाते थे उस फील्ड पे, उन्हें ये स्लेव बेचते थे। यहाँ से आते थे, यहाँ खरीदते थे, और खरीद के यहाँ ले जाके फिर बेचते थे। तो यहाँ जो मर्चेंट्स थे उनका काम सिर्फ खरीदना बेचना था, वो यहाँ से प्लांटेशन से नहीं जुड़े थे, ठीक है, उनका काम अलग बिजनेस था। क्या बिजनेस था? खरीदना और बेचना, ठीक है। तो ये सिस्टम समझ में आ गया कि स्लेव क्यों थे और उनके साथ क्या होता था। ये लगभग टोटल 3 मंथ का टाइम लगता था यहाँ से यहाँ जाने में, और उस 3 मंथ में स्लेव को शिप में पूरा पैक करके रखा जाता था एकदम बढ़िया से, ठीक है। तो उनकी जो सिचुएशन है वो बहुत बुरी हो जा रही थी। हुआ क्या, देखो एक बार यहां से समझते हैं। अनविलिंगनेस ऑफ यूरोपियंस टू वर्क इन कॉलोनीज, यूरोपियंस कॉलोनी में काम नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से कॉज्ड लेबर शॉर्टेज, लेबर का शॉर्टेज हो गया। अब स्लेव ट्रेड बिगेन, लेबर का शॉर्टेज होने की वजह से जो स्लेव्स हैं उनका व्यापार शुरू हुआ। अब स्लेव्स को खरीदा जाने लगा। खरीदा कैसे जाता था? तो फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड, फ्रेंच मतलब फ्रांस के जो मर्चेंट्स थे वो सेल करते थे, सेल का मतलब जाते थे, ठीक है, यहाँ पे सेल्ड है, SAILED वाला है। तो सेल्ड कहाँ पे? अफ्रीकन कोस्ट, अफ्रीका के कोस्ट पे जाते थे, अफ्रीकन कोस्ट। तो सेल्ड अफ्रीकन कोस्ट, बॉट स्लेव्स फ्रॉम चीफटेंस। अब यहाँ पे आके जो चीफटेंस है उनसे स्लेव खरीदते थे, एंड देन उनको ब्रांडेड मीन्स वही जो भी है कह सकते हो कि उनको उनकी ब्रांडिंग वगैरह होती थी, और पैक्ड टाइटली शिप में बढ़िया से उनको पैक कर दिया जाता था। एंड देन आफ्टर 3 मंथ्स अक्रॉस अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन से पास होके लगभग 3 महीने का रास्ता तय करने के बाद दे रीच टू कैरेबियन, कैरेबियन में पहुंचते थे, और वहां सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स, जो प्लांटेशन ओनर्स होते थे उन्हें ये स्लेव बेच देते। तो वही सारी चीजें एक बार फिर से रिवाइज हो गई पॉइंट वाइज, यहाँ से नोट्स आप बना सकते हो क्लियरली, ठीक है। अब इसके बाद देखो जो पोर्ट सिटीज थी, बॉर्डोक्स और नांटीज, जो पोर्ट सिटीज थी यहाँ की, मैंने बताया कि जहां से मर्चेंट्स आते थे बेसिकली, उनका काम क्या हो गया था? तो अब उनका यही मेन ऑक्यूपेशन हो गया था, स्लेव को खरीदना और बेचना। तो स्लेव को खरीदने और बेचने में इनका बहुत फायदा होता था, इतना फायदा होता था कि एक तरीके से कह सकते हो कि उस यूरोपियन कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस एरियाज जो हैं, सिटीज जो हैं, वो ये बन चुकी थी, बॉर्डोक्स और नांटीज बिकेम प्रॉस्पेरस, और प्रॉस्पेरस मतलब समृद्ध हो गए, और इकोनॉमिक ग्रोथ इसमें बहुत अच्छा होने लगा, ठीक है। ये दोनों बहुत ज्यादा ग्रो कर गए, बॉर्डोक्स और नांटीज। एक डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ बॉर्डोक्स और नांटीज, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो कि स्लेव ट्रेड करते थे, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ग्रो हुए थे। अब देखो इसके बाद ये तो हमारा पॉइंट हो गया कि क्या सिचुएशन थी, कौन थे स्लेव, क्यों थे, क्या उनके साथ होता था।
अब देखो यहाँ पे हमें बात करना है मेनली क्या कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इनका क्या रिलेशन है, फ्रांस में जो जो चेंजेस आए थे उसका इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, स्लेव्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखो स्लेव्स जितने भी थे वो कौन थे, बेसिकली लोअर क्लास के लोग थे, जो थर्ड क्लास से बिलोंग करते थे, कह सकते हो सीधे जो गरीब लोग थे, पुअर लोग थे, ठीक है। तो देखते हैं क्या चेंजेस आए और उसमें उसका क्या इफेक्ट पड़ा था स्लेव्स पे। पहला क्या है, नेशनल असेंबली फॉर्म हुई। जब तक बॉर्बन डायनेस्टी थी, बर्बन डायनेस्टी, तब तक मीन्स लुइस 16 जब तक रूलर था तब तक तो सिस्टम कुछ अलग था। तब तक सिस्टम क्या था कि ट्रेड चलता था, शुरू था ट्रेड चलता था नॉर्मली। लेकिन जब नेशनल असेंबली आई तो नेशनल असेंबली में कौन से मेंबर्स थे, तो ये थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे। लेकिन एक चीज याद ध्यान देना कि थर्ड स्टेट के प्रॉस्पेरस सेक्शन के लोग थे। कौन लोग, थर्ड स्टेट के प्रॉस्पेरस सेक्शन। तो थर्ड स्टेट के प्रॉस्पेरस सेक्शन थे, थोड़े पढ़े लिखे धनी थे। अब धनी का मतलब जो लोग प्लांटेशन वगैरह करते थे, खेती वगैरह करते थे। अब प्लांटेशन ये खुद कर रहे हैं तो ये क्या स्लेव ट्रेड को रोकेंगे, नहीं रोकेंगे। तो नेशनल असेंबली फॉर्म होने के बाद सिर्फ डिस्कशन होता रहा कि इसको बैन करना है नहीं करना है, पर एबोलिश नहीं किया गया, स्लेव ट्रेड बंद नहीं हुआ। उसके बाद नेशनल असेंबली के बाद 1792 में क्या फॉर्म हुआ था, तो वो था कॉन्वेंशन। 1792 में नेशनल असेंबली को हटा के कॉन्वेंशन फॉर्म हुआ। अब कॉन्वेंशन में क्या था, तो कॉन्वेंशन में अभी यहाँ पे क्या था कि हायर क्लास की प्रॉस्पेरस सेक्शन था। लेकिन अब जो कॉन्वेंशन फॉर्म हुआ था, कॉन्वेंशन के बाद जैकोबिन्स क्लब आया था, कॉन्वेंशन में ही कह सकते हो जैकोबिन्स क्लब था। तो इसमें क्या थे, इसमें लोअर सेक्शन थे, जो मर्चेंट्स थे, जो शू मेकर्स थे, आर्टिसंस थे, ये लोग बिलोंग करते थे जैकोबिन्स क्लब से, ठीक है। तो अब जो नया कॉन्वेंशन बना था ये तो हाई प्रॉस्पेरस सेक्शन था, इसलिए इसने एबोलिश नहीं किया। पर ये वाला जो था ये प्रॉस्पेरस सेक्शन नहीं था, ये लोअर ग्रेड था, ठीक है। तो इन्हें बुरा लगता था स्लेव ट्रेड, इन्हें सही नहीं लगता था क्योंकि ये अपनी कैटेगरी में देखते थे। तो ये इन्होंने क्या किया, जब कॉन्वेंशन फॉर्म हुआ तो कॉन्वेंशन के बाद ये एबोलिश कर दिया गया। क्या एबोलिश किया गया, स्लेव ट्रेड एबोलिश कर दिया। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई, नेशनल असेंबली ने नहीं एबोलिश किया, सिर्फ डिस्कशन करते रह गए। पर नेशनल असेंबली के बाद जब सेकंड नेशनल असेंबली बनी, जो कि कॉन्वेंशन नाम दिया गया, 1792 में फॉर्म हुई थी, तो इसने एबोलिश कर दिया। लेकिन इसके एबोलिश करने के बाद क्या हुआ, बाद में आपको पता है कि किसका रूल आया, नेपोलियन बोनापार्ट। तो जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन का मेन मोट्टो क्या था, वो किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करता था, नेपोलियन फोकस करता था ट्रेड पे। वो चाहता था कि जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा ग्रो हो, बिजनेस को वो ग्रो करना चाहता। आप उसके सारे पॉइंट्स पढ़ोगे नेपोलियन कोड वगैरह, तो उसमें आप देखोगे कि सबसे ज्यादा वो ट्रेड को ही फ्लरिश करना चाहता था, ट्रेड को ग्रो करना चाहता था। अब ट्रेड को ये ग्रो करना चाहता है तो स्लेव ट्रेड एक तरीके का ट्रेड ही था, व्यापार ही था, जिससे यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो बहुत ज्यादा ग्रो हो रही थी, फ्रांस ग्रो हो रहा था। तो ये ट्रेड को, स्लेव ट्रेड जो था, ये दोबारा से इंपोज कर दिया कि ट्रेड जो है, व्यापार जो है, जो भी बिजनेस है एक कंट्री से दूसरे कंट्री से रिलेटेड वाला, उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो नेपोलियन ने दोबारा से स्लेव ट्रेड को स्टार्ट कर दिया, रीस्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो नेपोलियन क्या किया, री इंट्रोड्यूस कर दिया स्लेव ट्रेड को, जिसके बाद फाइनली 1848 में, फाइनली कब, 1848 में जाके ये पूरी तरीके से खत्म हुआ था। नेपोलियन कब से आया था, 1799 में आया था, और 1804 में फाइनली ये अपने आप को वहां का रूलर डिक्लेयर कर दिया था। 1804 से 1815 तक ये रहा, 1815 में इसका रूल खत्म हो गया, बैटल ऑफ वाटरलू में हारा था। इसके बाद पूरी कहानी चलती रही और 1848 में आने के बाद फाइनली स्लेव ट्रेड को पूरे तरीके से एबोलिश किया गया, ठीक है। समझ गए, देखो ये जो ट्रायंगुलर शेप का बन रहा है इसी को स्लेव ट्रेड बोला जाता है। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि स्लेव ट्रेड क्या था, इस पे शॉर्ट नोट लिखे तो आप लिख दोगे कि यूरोपियंस वर अनविलिंग, चाहते नहीं थे, अनविलिंग टू वर्क इन कॉलोनीज, कैरेबियन कॉलोनीज, सीधा कह दो कि कैरेबियन कॉलोनीज में यूरोपियंस काम नहीं करना, जिसकी वजह से लेबर शॉर्टेज हो गया, लेबर शॉर्टेज की वजह से स्लेव ट्रेड बिगन हुआ। स्लेव ट्रेड में क्या होता था, फ्रेंच मर्चेंट सेल करते थे कहाँ पे, अफ्रीकन कोस्ट पे, अफ्रीकन कोस्ट पे जाके वो मिलते थे चिफ्टन से, जहाँ पे वो बॉट करते थे स्लेव्स को, और वहां से निकलने के बाद उनकी ब्रांडिंग वगैरह होती थी, पैकिंग होती थी शिप्स में, और उसके बाद 3 महीने के वॉयज पे, 3 महीने के ट्रिप पे जाने के बाद 3 महीने के बाद फाइनली वो कैरेबियन पहुंचते थे अटलांटिक ओशन के थ्रू। कैरेबियन में पहुंचने के बाद यूरोपियन प्लांटेशन ओनर्स जो थे उनको ये स्लेव सेल करते थे, बेचते थे।
इसके बाद फोर्ट सिटीज बॉर्डॉक्स और नाइनटीज जो था वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ, बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पे हुआ। इसके बाद नेशनल असेंबली जो थी, नेशनल असेंबली ने एबोलिश नहीं किया। क्यों नहीं एबोलिश किया? क्योंकि इन्हें डर था, ये तो प्रॉस्पेरस सेक्शन से बिलोंग करते थे, तो इन्हें डर था कि अगर हमने ये स्लेव ट्रेड एबोलिश कर देंगे तो हमारी जो प्लांटेशन वगैरह है, बेसिकली जो लोग प्लांटेशन से रिलेटेड थे उन लोग को दिक्कत होने लगी। और इसके बाद कॉन्वेंशन जो था ये लोअर ग्रेड का था, तो कॉन्वेंशन इसको फाइनली एबोलिश कर दिया गया, क्योंकि कॉन्वेंशन को कोई दिक्कत नहीं था। इसके बाद नेपोलियन आया, तो नेपोलियन ट्रेड वगैरह को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना था, फ्लरिश करना चाहता था, तो नेपोलियन ने स्लेव ट्रेड को रीइंट्रोड्यूस किया, लेकिन फाइनली 1848 में जाके स्लेव ट्रेड पूरी तरीके से बैन हुआ था। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।